कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आधा चैप्टर मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब इस वीडियो में हम जो बचा हुआ पार्ट था वो देखेंगे। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 45। तो हमारा टॉपिक है द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्यूशंस, यानी कि मेटल्स जो हैं वो जब मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि मेटल्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ ही, बट द अदर मेटल विल बी इन द सॉल्यूशन फॉर्म में, तब क्या रिएक्शन होता है। तो यहां पर हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेटल्स जो हैं, जो मेटल हमको देखने को मिल रहे हैं उसमें सपोज वी आर टेकिंग मेटल A, दिस इज मेटल A एंड इट रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल B। ये मेटल B के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब रिएक्शन क्या होगी हमारी? रिएक्शन में हमें मिलेगा जो मेटल A जो है वो मेटल B के सॉल्यूशन में जगह ले लेगा, यानी कि मेटल सॉल्यूशन ऑफ मेटल A हो जाएगा और साथ में मेटल B अलग हो जाएगा। यानी कि इन वेरी इजी लैंग्वेज इफ वी टॉक अबाउट, सबसे आसान तरीके से ये कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेगा। अब इसको अगर इजीली हम देखने जाएं तो जैसे आप जानते हैं कि आप जब स्कूल में क्लास में बैठे हैं, आप फर्स्ट बेंच पे बैठ गए हैं, लेकिन एक हट्टा कट्टा लड़का आता है जो आपकी क्लास का ही है, वो आके बोलता है मेरी सीट से उठो, यहाँ पे मुझे बैठना है। आप सीट खाली करने से मना करते हो, बोलते हो मैं पहले आया हूँ, मैं पहले यहाँ बैठूंगा, मैं आया हूँ। तो वो क्या करेगा? आपको धक्का मार के वहां से गिरा देगा नीचे और आपकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई होती है, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि मेटल A जो है वो हाईली रिएक्टिव है और मेटल B जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, तो मेटल A ने सॉल्यूशन के अंदर मेटल B की जगह ले ली और बन गया सॉल्यूशन ऑफ मेटल A और मेटल B को अलग कर दिया। तो यहाँ पर हमको पता लगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेते हैं। तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? अब रिएक्टिविटी सीरीज को जब बनाया गया तो इसको बनाने के लिए हम डायरेक्टली कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसको देख के नहीं पहचान सकते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। इसके लिए हमें क्या करना है? तो उसकी रिएक्टिविटी को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पता लगता है कि जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है या नहीं है। तो रिएक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इनके द्वारा हमें पता लगा एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार की गई है ऐसे मेटल्स की एक्सपेरिमेंट्स के बाद। तो हमको पता लगता है उस रिएक्टिविटी सीरीज से कि कौन सा मेटल जो है हाईली रिएक्टिव है, कौन सा कम है और कौन सा कम है उससे भी, और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। एक इसी तरह की एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार की गई है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल सीरीज, यानी कि एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है उसको, या फिर रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। जिसके मुताबिक पोटेशियम जो है हमारा K, जिसको हम K सिंबल से डिनोट करते हैं, वो है हमारा पोटेशियम। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और सबसे कम रिएक्टिव है हमारा Au मतलब गोल्ड। इट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है हमारा गोल्ड। ये दो चीजें तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा पोटेशियम से कम है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। तो इस तरीके से इस सीरीज के अंदर हम नीचे आते जाएंगे तो हमें लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पता लगता रहेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन अगला जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है हमारा हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जिनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, यानी कि उनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट ही रहती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम
अब जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था नियोन का, हम एग्जांपल लेते हैं। नियोन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 10। एटॉमिक नंबर 10 होने का मतलब उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी कि वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 और 8 के द्वारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके पास ना ही कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ना ही इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन कम है कि वो किसी से मांगे, यानी कि वो अपने आप में हैप्पी है, ना वो किसी से शेयर करना चाहता है। नियोन जो है वो किसी को इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहता है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहता है। तो ये चीज हमको शो करती है कि वो जो है वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, इसलिए वो ना किसी को देना चाहता है ना किसी से लेना चाहता है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका वैलेंस ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट है। ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं जिनको नोबल गैसेस कहा जाता है, जिनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो पूरे तरीके से फिल्ड है और उसको ना लेने की जरूरत पड़ती है, ना वो लूज करता है ना वो गेन करता है। ऐसे कुछ मेटल्स की बात करें और नॉन मेटल्स की बात करें, तो वो जो हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, उनको लेना देना पड़ता है, यानी कि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट ना होने की वजह से किसी के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा है तो वो दे देगा, किसी के पास कम है तो वो ले लेगा। सबसे पहले देखते हैं कि देगा कौन और लेगा कौन। अब सिंपल बात ये है कि जिसके पास कम है, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर देखिए हमें 8 है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर किसी के पास इसके बाद भी कुछ बचता है, फॉर एग्जांपल लास्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर वो 2 छोड़ के भी वो स्टेबल हो सकता है, क्योंकि अगर वो 2 छोड़ देगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस केस में उसके लिए 2 लूज करना आसान है बजाय 6 लेने की, तो वो क्या करेगा, वो 2 लूज कर देगा। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो 6 लूज करना आसान है या 2 लेना आसान है? यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना उसके लिए आसान है, तो वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और अपने आप को स्टेबल बना लेगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब हम लेंगे सोडियम और क्लोरीन को। सोडियम जो है, सोडियम के पास उसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। अब आप कहेंगे कि प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 11 है, ये कैसे पता लगेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर है उसके मुताबिक उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास 11, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है। तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स भी 11 ही होंगे। अब इसको जब हम बाइफरकेट करेंगे, इसकी जो अलग-अलग शेल्स में डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो कैसे अरेंजमेंट होगा देखिए। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 और तीसरे ऑर्बिट के अंदर 1 रहेगा, क्योंकि 11 है, 2 + 8 10, 10 + 1 11, 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा बचा। अब वो एक क्या करेगा, वो स्टेबल नहीं है, वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा है, या तो वो देना चाहेगा या वो लेना चाहेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक है तो वो देगा या लेगा, क्या आसान है उसके लिए, देना या लेना? उसके लिए लेना आसान नहीं है, देना आसान है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो देकर जान छुड़वा लेगा और अपने आप को एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। दूसरी तरफ हम लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का जो नंबर है वो है 17। तो 17 नंबर का मतलब है यहाँ पर कि वो अरेंजमेंट कैसा होगा, 2 8 7, यानी 2 + 8 10, 10 + 7 17। ये जो 17 है इसमें आपने देखा कि लास्ट ऑर्बिट जो है अगर वहां पर 8 हो जाता तो कंप्लीट हो जाता, यानी कि वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ले लेता, लेकिन यहाँ पर 7 है। अब ये 7 वो देने में आसानी रहेगी या लेने में? ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि 7 है, 7 लूज करना इट्स अ बिग लॉस, इसकी बजाय एक उधार ले लो किसी से। तो अब इन दोनों के केस में क्या होता है, सोडियम जो है वो क्या करेगा, 2 8 और 1, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी कि दूसरे को दे देगा। और यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन और सोडियम की। तो जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा। किसको देगा, कैसे देगा, देखिए सोडियम
जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे सोडियम आयन या फिर सोडियम केटायन। इसको केटायन क्यों कहा जाता है, सोडियम केटायन क्यों कहते हैं? अब आप देखिए यहाँ पर कि सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। तो इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी 11 ही होते हैं, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यानी कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो 11 से घटकर 10 हो गया, क्योंकि एक उसने छोड़ दिया है। अब बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन तो उसने नहीं दिया ना, इलेक्ट्रॉन ही दिया है, तो प्रोटॉन के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर 11 जो है वो प्रोटॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन 10 रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना था उतना ही है 11 और नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो यहाँ पर जो आयन हमारा बनेगा वो पॉजिटिव रहेगा, जिसको हम केटायन कहते हैं। अब हम चलते हैं क्लोरीन के पास। अब क्लोरीन क्या बताता है हमको देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। क्लोरीन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 7 एक्स्ट्रा है उसके पास, लास्ट ऑर्बिट के अंदर 7 है। अब 7 वो देगा नहीं, वो इतना दिलदार नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। वो क्या करेगा, अब वो सोडियम के साथ साठगांठ करके एक इलेक्ट्रॉन से लेने की कोशिश करेगा। अब क्लोरीन ने सोडियम भाई से मुलाकात की, थोड़ा हंस खेल के बात की, तो सोडियम भाई ने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। अब सोडियम भाई ने जो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर छोड़ा, क्लोरीन भाई ने मौका देख के चौका लगा दिया और इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, देखिए लिखने का तरीका, जो सोडियम ने लूज किया है तो एरो की इस तरफ हम इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, और जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस प्रकार से होगा। अब क्लोरीन इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, क्लोरीन ने। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन एक नेगेटिव आयन बन जाएगा, जिसको हम एनायन कहते हैं, एनायन कहते हैं। अब ये कैसे नेगेटिव हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। हमने देखा कि टोटल इसके पास एटॉमिक नंबर है 17, यानी कि प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन जब इसने लिया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज जो 17 था पहले, वो बढ़ के 18 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज 18 हो गए हैं और पॉजिटिवली सिर्फ 17 है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इसलिए यहाँ पर हम क्लोरीन को नेगेटिवली चार्ज आयन के रूप में दिखाएंगे, जिसको हम एनायंस भी कहते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक यहाँ तक का। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर जो आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और क्लोरीन की बात करेंगे तो वहां भी मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। अब इनका रिएक्शन मैं कंप्लीट कर दूं, मैं रिएक्शन आपको कंप्लीट करके देना भूल गया। तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन, तो दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इस केस में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि दोनों का ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये कंप्लीट हो गया, और सोडियम ने एक दे दिया तो वो भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ज्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके पास लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा है या गेनिंग कैपेसिटी है। अगर गेनिंग कैपेसिटी है तो वो लूज करने वाले से गेन करके दोनों स्टेबल हो जाएंगे, और अगर लूजिंग कैपेसिटी है तो वो लूज करके स्टेबल हो जाएंगे। तो ये थी हमारी इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन। आगे जैसे मैग्नीशियम और क्लोराइड का भी आप कर सकते हैं। मैग्नीशियम का जैसे कि 12 रहता है, तो 12 मतलब 2, 8 और 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब इसको आप अपनी बुक के हिसाब से कर सकते हैं। The compounds formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds। अब जब आयंस का जब आदान प्रदान होता है तो इस केस के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं आयनिक। कंटिन्यू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, मैग्नीशियम और क्लोरीन के रिएक्शन के बारे में हम देखते हैं। मैग्नीशियम जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, यानी कि 12 जो नंबर है उसको हम अगर बाइफरकेट करेंगे 2, 8, 2, यानी कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। अब वो क्या करेगा, 2 दे देगा,
ऑब्वियसली इसको 2 देने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब है उसके पास, तो इस प्रकार से इक्वेशन हम लिखेंगे Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। अब क्लोरीन की बात करते हैं। जैसे आप समझ चुके हैं पहले कि क्लोरीन एक ही लेगा। क्लोरीन क्या करेगा? वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 288 इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हमने देखा कि क्लोरीन को एक चाहिए लेकिन मैग्नीशियम 2 दे रहा है। तो यहाँ पर फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो देने वाला 2 देना चाहता है लेकिन लेने वाले के पास सिर्फ एक ही लेने की कैपेसिटी है। तो क्या करेंगे अभी? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम ने 2 दिए लेकिन क्लोरीन ने एक ही लिए। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है उसके 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे, जिसमें जो मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको आप डॉट के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 रहते हैं। यहाँ पर आप जो क्रॉस देख रहे हैं, जो मैंने x बनाया है, दीज आर द 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 7 मिल जाएंगे आपको। तो एक मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो यानी कि ये क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब इसको लिखना किस तरीके से है वो हम लिखेंगे Mg2+, क्योंकि मैग्नीशियम दे रहा है तो ऑब्वियसली देने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोरीन ले रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर Cl- जो है वो रहेगा, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन जो है उसके खुद के हैं क्लोरीन के और एक इलेक्ट्रॉन उसने मैग्नीशियम से ले लिया है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा MgCl2, क्या बनेगा यहाँ पर? MgCl2, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 2 लिए हमने, क्लोरीन 2 लिए, जिसमें से मैग्नीशियम का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक क्लोरीन के साथ चला गया, मैग्नीशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्लोरीन के साथ चला गया। तो इस तरह से MgCl2 हो गया है। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और इसी को कहा जाता है आयनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं इसको हम? द आयनिक कंपाउंड्स। The compounds formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds. तो इस तरह के जो compounds हैं इनको हम बोलते हैं ionic compounds या फिर electrovalent compounds भी इसको हम कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अभी जो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने अभी पढ़ा MgCl2 जैसे, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी इनकी है फिजिकल नेचर, कि इनका फिजिकल नेचर किस प्रकार का होता है, इनकी फिजिकली ये कैसे दिखाई देते हैं। तो अगर इसकी बात करें हम, तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर हार्ड, वो बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं। और ये सख्त होने का कारण क्या है? ये बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। हमने देखा कि मैग्नीशियम जो था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आयंस थे, उसके बाद दैट वाज पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम आयन Mg2+। क्लोरीन जो था वो Cl नेगेटिव था, यानी कि केटायन था। तो एन आयन और केटायन नेगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है, आप जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर दोनों जो आयंस हैं केटायंस और एनायंस के अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये काफी हार्ड रहते हैं, काफी सख्त रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अब ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर इसको आप नीचे फेंक देंगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये काफी ब्रिटल रहते हैं, इनको फेंकने पे, गिरने पे या मारने पे ये पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें। फिजिकल नेचर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही हाई रहता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों रहता है? बिकॉज इनके बीच में आयंस जो हैं, इंटर आयनिक जो बॉन्ड रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वो बहुत ज्यादा रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो उसको तोड़ने के लिए, उस फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर हीट एनर्जी है उसको पिघलाने के लिए, बॉइलिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफी हाई रहते हैं। आगे हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी, तो बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की।
तो आयनिक कंपाउंड जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल रहते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड को जब पानी में ऐड करेंगे तो दे इजीली मिक्स विद वाटर, पानी के साथ ऐड हो सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, ये किसी और सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं है। और सॉल्वेंट के साथ मतलब आप इसको केरोसिन में मिक्स करना चाहेंगे तो दे वोंट मिक्स विद केरोसिन, आप इनको पेट्रोल में मिक्स करना चाहेंगे दे वोंट मिक्स विद पेट्रोल आल्सो। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ रहती है, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कि नहीं, well I don't know whether they do or not, बट आपको जरूर बताऊंगा मैं कि करते हैं कि नहीं। आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं, सॉलिड, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा कि दे आर वेरी हार्ड, दे आर सॉलिड, तो जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं, बट इन देयर मोल्टन स्टेट, जब ये पानी के साथ एडेड होते हैं या फिर मोल्टन स्टेट पिघले हुए फॉर्म में होते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर इनका पानी के अंदर, जैसे हमने देखा इनकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में सॉल्युबल है, अगर इसका पानी के अंदर इसको ऐड किया जाए तो दे फॉर्म अ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं, तो वहां पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और अगर वहां तो होगा, लेकिन अगर हम इसको लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में ले लें तो ये 100% जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की। तो हमारा आगे का टॉपिक है यहाँ पर अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के अकरेंस के बारे में हम देखते हैं कि मेटल्स किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल्स। तो जो नेचुरली अर्थ के ऊपर जो पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स मतलब जब पृथ्वी की खुदाई करते हैं, हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब एक्सट्रैक्शन के दौरान जो धरती के नीचे से हमको मिलता है वो मिनरल्स होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर से इम्प्योरिटीज को हटा के पर्टिकुलर मेटल की मात्रा काफी ज्यादा रहती है उसमें, और उसको उसमें से निकाला जाता है उस पर्टिकुलर मेटल को। तो ऐसी जो एलिमेंट्स रहते हैं, ऐसी जो चीजें रहती हैं जिसमें से पर्टिकुलर मेटल ज्यादा मात्रा में निकाला जा सकता है, उनको हम कहते हैं ओर्स। ओर्स में जैसे कि हम बात करें बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। तो अगर आपको एल्यूमिनियम निकालना है, एल्यूमिनियम चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको बॉक्साइट ओर चाहिए। तो बॉक्साइट जो है वो ओर है क्योंकि उसके अंदर एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अदरवाइज आप देखने जाएं तो एल्यूमिनियम आपको प्योर स्टेट में नहीं मिलता है। आप जमीन की खुदाई करेंगे और नीचे से एल्यूमिनियम निकलेगा, ऐसा नहीं, आपको बॉक्साइट के फॉर्म में वो मिलेगा। और बॉक्साइट को क्या करना पड़ेगा, हमें रिफाइनिंग वगैरह बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके बाद हमें प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। अब चलते हैं आगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के ऊपर। अब मेटल्स जो हैं उनको प्योर फॉर्म में धरती के अंदर नहीं मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं अभी कि रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो जैसे कि पोटेशियम है, फिर सोडियम है, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। फिर हम बात करते हैं जिंक और आयरन की। जिंक और आयरन ये मीडियम यानी कि मीडियम रिएक्टिव हैं। फिर हम बात कर रहे हैं सिल्वर और गोल्ड की, Ag और A। ये दोनों जो है ये लेस है, लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसके मुताबिक क्या हमने देखा कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिव और कुछ वेरी लेस रिएक्टिव हैं। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, वो जल्दी ही किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मीडियम रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव, वो भी आसानी से किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, उनकी 50-50 चांसेस रहते हैं। लेकिन जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो काफी कम मात्रा में रिएक्ट करते हैं। जैसे कि फ्री स्टेट में अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो कि है एक बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादातर सबसे रिएक्ट कर जाती है। तो इनके अंदर काफी सारी इंप्योरिटीज मिलती हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे, इनके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज मिलती हैं हमको, जिसको हम गैंग कहते हैं, और ये आपकी बुक में भी समझाया गया काफी अच्छे से। तो मैं आपको रीड करके एक बार देता हूँ ये। Some metals are found in the earth crust in the free state. Some are found in the form of their compounds. The metals at the bottom of the activity series are least reactive. They are often found in
free state. For example, gold, silver and platinum and copper are found in free state. Copper and silver are also found in the combined state as their sulfide or oxide ores. The metals at the top of the activity series are so reactive that they are never found in the nature as free elements. इनको फ्री स्टेट में पाना काफी मुश्किल रहता है, फ्री स्टेट में ये मिलते ही नहीं है। अब ओर्स जो कि धरती के नीचे से हम निकालते हैं, और जो हम पृथ्वी के नीचे से निकालते हैं, इनके अंदर इम्प्योरिटी रहती है, काफी इम्प्योरिटी इनके अंदर होती है, जैसे कि रेत हो गई, मिट्टी हो गई या कुछ और भी हो गया, इसको हम बोलते हैं गैंग। और ये गैंग जो है, इसको उस मेटल से अलग करना बहुत जरूरी है ताकि उसको प्योर फॉर्म में लिया जा सके। तो इस प्रकार से इसके एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। मेटल का जो एक्सट्रैक्शन मतलब इसको प्यूरिफाई किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करना मतलब धरती से निकालना, फिर उसको मेटल को उस पर्टिकुलर जो इम्प्योरिटीज हैं उससे छुटकारा दिलाना और इनको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना ताकि ये हमारे यूज के लिए तैयार हो सके। तो ये था हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ अलग अलग प्रोसेस के बारे में जिससे इसको प्यूरिफाई किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। लो एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एग्जांपल हम लेते हैं मरकुरी का। HGS जो है, जिसको हम सिनाबार कहते हैं, ये मरकुरी का ओर है। दिस इज द ओर ऑफ मरकुरी, दिस इज कॉल्ड सिनाबार। ये मरकुरी का ओर है। अब ये जो है, ये लो रिएक्टिविटी वाला मेटल्स है, यानी कि ज्यादातर इनके चांसेस होते हैं कि इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो ये जो मिलता है हमको, ये किस फॉर्म में मिलता है? HGS ज्यादातर ये ऑक्सीजन के साथ एडेड मिलता है। तो ऑक्सीजन के साथ एडेड मिलता है, तो इसको कैसे किया जाता है? इसको नॉर्मली हीटिंग के द्वारा ही अलग कर लिया जाता है। अब इसका जो प्रोसेस आगे बताता हूँ। इसको जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा HgO प्लस SO2। अब यहाँ पर जो HgO मिला हमको, HgO, जब इसको डायरेक्टली हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें मिल जाएगा Hg प्लस O। तो यहाँ पर आपने देखा जो सिनेबार है, सिनेबार को हम आसानी से, वो ज्यादातर ऑक्सीडाइज हुआ होता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण वो ये बन जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? जब इसको हम सिंपली गर्म कर देंगे तो हमारा मरकुरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन उसमें से अलग हो जाएगी। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं। ये है कॉपर की बात करते हैं। कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट होगा? कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, Cu2O प्लस SO2। अब यहाँ पर हम फिर से कॉपर को लेंगे, कॉपर ऑक्साइड को, तो Cu2O, जब इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, we'll get Cu प्लस। तो ये था सिंपल हमारा रिएक्शन। इस प्रकार से हमारा जो कॉपर है वो भी हमें प्योर फॉर्म में मिल सकता है। So that's all for the chapter. Extraction of metals in the middle reactivity series। अब मिडिल सीरीज वाले हैं, जिनकी जो मॉडरेट हैं, जिनका रिएक्टिविटी ना ज्यादा है ना बहुत कम है, बीच वाले जो है, उनका कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये जो बीच वाले यानी कि मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वाले जो मेटल्स हैं, वो हमको ज्यादातर दो फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि टॉप जो है वो मिलते हैं हमको ऑक्साइड के फॉर्म में, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव जो है। लेकिन ये जो है मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज वाले, ये हमको मिलते हैं सल्फाइड फॉर्म में या कार्बोनेट फॉर्म में। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, तो कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं या फिर सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। अब इनको अलग करना काफी आसान नहीं है, जैसा कि हमने पिछले में देखा था वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब सल्फाइड को हम कन्वर्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, यानी इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और थोड़ा हीट प्रोवाइड किया जाएगा, तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब जब सल्फाइड, मेटल सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट प्रेजेंट देंगे तो वो बन जाएगा ऑक्साइड फॉर्म में, वो चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। दूसरा इसमें प्रोसेस आता है कैल्सिनेशन, जो कि यूज होता है कार्बोनेट्स के लिए, ZnCO3। कार्बोनेट्स के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। अब जिंक कार्बोनेट को जब हीट दी जाएगी तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड
और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में आपने देखा जिंक ऑक्साइड और यहाँ भी जिंक ऑक्साइड मिल गया। यानी कि अगर सल्फाइड है तो हम रोस्टिंग का यूज करेंगे, अगर कार्बोनेट है तो हम कैल्सिनेशन का यूज करेंगे। अब इस टेक्निक के द्वारा जो हमारा मेटल है वो ऑक्साइड फॉर्म में आ चुका है, यानी कि जिंक ऑक्साइड बन चुका है। अब जिंक ऑक्साइड को फिर हम कैसे प्योर मेटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे वो हम आगे देखते हैं। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जब रिएक्ट करवाया जाएगा, या आप कोक भी ले सकते हैं, कार्बन का कोई फॉर्मूला है, तो कार्बन प्लस जिंक ऑक्साइड, जब जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे कार्बन के साथ तो हमको मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई और साथ में हमें जो जिंक मेटल था वो प्योर फॉर्म में मिल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम जिंक ऐसे मेटल्स को ले सकते हैं जो कि मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। एक और एग्जांपल, इसके अंदर और भी एक रिएक्शन का यूज किया जा सकता है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा भी इनको अलग किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं अपन मैंगनीज ऑक्साइड जो है MnO2 को जब हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है पहले ये जान लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो स्ट्रांग है, वो कमजोर को धक्का मार के उसकी जगह पर बैठ जाएगा। ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा, यानी कि दूसरे को डिस्प्लेस करना। तो यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम जो है जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो मैंगनीज की जगह एल्युमिनियम ले लेगा और बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और मैंगनीज ऑक्साइड जो था उसमें से मैंगनीज अलग हो जाएगा, और साथ में इस रिएक्शन के अंदर बहुत सारी हीट भी जनरेट होती है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें आपने देखा कि इस रिएक्शन के अंदर मैंगनीज और एल्युमिनियम ने मैंगनीज को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप प्योर मैंगनीज हासिल कर सकते हैं। अब इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा ही आयन को भी अलग किया जाता है। द रिएक्शन ऑफ आयन ऑक्साइड विद एल्युमिनियम, आयन ऑक्साइड यानी कि इसकी जगह पर मैंगनीज ऑक्साइड की जगह पर हम आयन ऑक्साइड ले लेंगे और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सेम रिएक्शन बनेगा हमारा। तो ये जो रिएक्शन है आयन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का, इस रिएक्शन का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने के लिए, और इवन क्रैक्ड मशीन के जो क्रैक्ड पार्ट्स होते हैं उनको जॉइन करने के लिए। इस रिएक्शन को कहा जाता है थर्मिट रिएक्शन। काइंडली रिमेंबर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम विल गिव आयन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। ये है हमारी थर्मिट रिएक्शन।